हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिसिन स्टूडेंट, फार्मास्यूटिक्स सेकंड के इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग मेनली ऑइंटमेंट के बारे में बात करेंगे, क्रीम के बारे में बात करेंगे, पेस्ट के बारे में बात करेंगे और जेलीज के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी के सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये जो ऑप्शंस आने वाले हैं उनमें से कौन सा हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्रीम, दूसरा ऑप्शन है ऑइंटमेंट, तीसरा ऑप्शन है इमल्सन और अंतिम ऑप्शन है जेलीज। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं होता है, तो जो हमारे इमल्सन्स होते हैं वो हमारे बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्रीम है, ऑइंटमेंट है और जो हमारा जेली होता है ये सब हमारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। बट जो हमारा इमल्सन है वो एक प्रकार का लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, इमल्सन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द टाइप ऑफ ऑइंटमेंट। इनमें से कौन सा हमारा ऑइंटमेंट का टाइप होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वाटर इनसॉल्युबल ऑइंटमेंट, दूसरा ऑप्शन है वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा हमारे ऑइंटमेंट का टाइप होता है, तो जो हमारा होता है ऑइंटमेंट वो वाटर इनसॉल्युबल ऑइंटमेंट भी होता है और वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट भी हमें देखने को प्राप्त होता है। तो ये दोनों हमारे ऑइंटमेंट के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, बोथ ए एंड बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑइंटमेंट मेंट फॉर द एक्शन ऑन द एपिडर्मिस फॉर लोकल इफेक्ट। इनमें से वो कौन सा ऑइंटमेंट है जो कि एक तरह से जो हमारी एपिडर्मिस होती है, जो हमारी स्किन होती है, उसके ऊपर लोकल इफेक्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एपिडर्मिक ऑइंटमेंट, दूसरा ऑप्शन है इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट, तीसरा ऑप्शन है डायाडर्मिक ऑइंटमेंट और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं वो ऑइंटमेंट जिनको हम लोग अपने एपिडर्मिस पे यूज़ करते हैं लोकल इफेक्ट के लिए, उनको हम लोग एपिडर्मिक ऑइंटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, एपिडर्मिक ऑइंटमेंट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑइंटमेंट पार्शियली एब्जॉर्ब फॉर एक्शन ऑन द डीपर लेयर। इनमें से वो कौन सा ऑइंटमेंट है जो कि पार्शियली एब्जॉर्ब होता है हमारी स्किन से और जो हमारी स्किन की डीपर लेयर है वहाँ पे एक्शन प्रोवाइड करता है। ऑप्शंस हमारे अगेन एक तरह से सेम है। पहला ऑप्शन है हमारा एपिडर्मिक ऑइंटमेंट, दूसरा ऑप्शन है इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट, तीसरा ऑप्शन है डायाडर्मिक ऑइंटमेंट और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सा ऑइंटमेंट है जो पार्शियली एब्जॉर्ब होके हमारे स्किन की जो डीपर लेयर है वहाँ पे हमें एक्शन प्रोवाइड करता है, तो उस ऑइंटमेंट को हम लोग इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑइंटमेंट पास थ्रू द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट। इनमें से वो कौन सा ऑइंटमेंट है जो कि हमारे स्किन के थ्रू पास होता है और उसके बाद में हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आके इफेक्ट को देता है। तो ऑप्शंस हमारे अगेन एक तरह से सेम है। पहला ऑप्शन है हमारा एपिडर्मिक ऑइंटमेंट, दूसरा है इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट, तीसरा है डायाडर्मिक ऑइंटमेंट और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा वो ऑइंटमेंट है जो कि हमारे स्किन के थ्रू अंदर जो है एब्जॉर्ब होके वहाँ पे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और अपना इफेक्ट हमें प्रोवाइड करता है, तो उसको हम लोग डायाडर्मिक ऑइंटमेंट कहते हैं। तो एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। जो हमारे होते हैं एपिडर्मिक ऑइंटमेंट, वो हमारी जो होती है एपिडर्मिस उसके ऊपर लोकल इफेक्ट हमें देते हैं। जो हमारे इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट होते हैं वो हमारी जो एपिडर्मिस होती है उसको क्रॉस करते हैं और जो हमारे स्किन की डीपर लेयर है वहाँ पे हमें एक्शन प्रोवाइड करते हैं। और जो डायाडर्मिक ऑइंटमेंट है वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आते हैं और वहाँ पे हमें इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सिलेक्शन ऑफ द ऑइंटमेंट बेस डिपेंड ऑन। जो हमारा ऑइंटमेंट बेस का सिलेक्शन होता है वो इनमें से किसके
ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एक्शन डिजायर्ड, दूसरा ऑप्शन है नेचर ऑफ द मेडिकामेंट, तीसरा ऑप्शन है सॉलिबिलिटी ऑफ द मेडिकामेंट और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा ऑइंटमेंट बेस होता है जब हम उसको करते हैं सेलेक्ट, तो उस कंडीशन में हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं कि हमें उससे क्या एक्शन लेना है। जो हमारी होती है वो मेडिकामेंट, उसका क्या नेचर है और उसमें उसकी क्या सॉलिबिलिटी है, ये सब चीज़ें हम अपने कंसिडरेशन में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द डी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑइंटमेंट बेस। इनमें से हमारे ऑइंटमेंट बेस की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इनर्ट, ऑर्डरलेस एंड स्मूथ, दूसरा ऑप्शन है फिजिकली केमिकली स्टेबल, तीसरा ऑप्शन है कंपैटिबल विद स्किन एंड द मेडिकामेंट और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम ऑइंटमेंट बेस के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा ऑइंटमेंट बेस है वो एक तरह से इनर्ट, ऑर्डरलेस और स्मूथ भी होना चाहिए, वो जो है फिजिकली और केमिकली स्टेबल भी होना चाहिए और वो हमारे स्किन और जो हमारी मेडिकामेंट है उनके साथ में कंपैटिबल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो ये सारी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हमारे ऑइंटमेंट बेस के अंदर होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द डी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑइंटमेंट बेस। इनमें से कौन सा हमारा ऑइंटमेंट बेस होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ओलियोजीनस बेसिस, दूसरा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन बेसिस, तीसरा ऑप्शन है हमारा इमल्सन बेसिस, चौथा ऑप्शन है वाटर सॉल्युबल बेसिस और अंतिम ऑप्शन है ऑल। तो अगर हम ऑइंटमेंट बेस के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारे वाटर सॉल्युबल बेस भी हम यूज़ करते हैं, जो हमारे इमल्सन बेस हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस को भी यूज़ करते हैं और ओलियोजीनस बेस को हम यूज़ करते हैं अपने ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द ई, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द पेट्रोलियम्स आर आल्सो टर्म्ड एज। जो हमारे पेट्रोलियम्स होते हैं उनको और हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, दूसरा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन बेस, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम पेट्रोलियम्स के बारे में बात करते हैं तो उनको हम लोग एक तरह से हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं और इनको हम लोग एब्जॉर्प्शन बेसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द सी, बोथ ए एंड बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द पैराफिन आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। जो हमारा पैराफिन होता है वो किसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ओलियोजीनस बेस, दूसरा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन बेस, तीसरा ऑप्शन है हमारा इमल्सन बेस और अंतिम ऑप्शन है वाटर सॉल्युबल बेस। तो अगर हम पैराफिन के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे ओलियोजीनस जो बेस होते हैं उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द ए, ओलियोजीनस बेसिस। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाइट सॉफ्ट पैराफिन नेवर यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट बिकॉज। जो हमारे वाइट सॉफ्ट पैराफिन होते हैं उनको हम लोग ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट में नहीं यूज़ करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ग्रिटी इन नेचर, दूसरा ऑप्शन है कंटेन इनसॉल्युबल मैटर, तीसरा ऑप्शन है कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग एजेंट और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम वाइट सॉफ्ट पैराफिन के बारे में बात करते हैं तो इनको जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं येलो सॉफ्ट पैराफिन को यूज़ करते हैं और उसको वाइट सॉफ्ट पैराफिन में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे हम ब्लीचिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं। तो जब हम वाइट सॉफ्ट पैराफिन को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हमारे ब्लीचिंग एजेंट हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द सी, कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ द ब्लीचिंग एजेंट विच कैन कॉज इरिटेशन इन द आई। तो जो हमारे स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग एजेंट इसमें रहते हैं वो हमारे जो है आई में इरिटेशन को कॉज करते हैं, जिसके कारण कि हम ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट में वाइट सॉफ्ट पैराफिन को नहीं यूज़ करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द वूल फैट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ। जो हमारा वूल फैट होता है वो इनमें से एक तरह से किसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ओलियोजीनस बेसिस,
दूसरा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन बेसिस, तीसरा ऑप्शन है हमारा इमल्सन बेसिस और अंतिम ऑप्शन है वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो अगर हम बात करते हैं वूल फैट के बारे में तो वो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारे एब्जॉर्प्शन बेसिस का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, एब्जॉर्प्शन बेसिस। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वूल फैट ऑल्सो नोन है, जो हमारे वूल फैट होते हैं उनको और हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा द एनहाइड्रस लैनोलिन, तीसरा ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम वूल एल्कोहल के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग एनहाइड्रस लैनोलिन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, एनहाइड्रस लैनोलिन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द बीज वैक्स इज ए टाइप ऑफ, जो हमारा बीज वैक्स है वो इसमें से किसका टाइप है? ऑप्शंस देख लेते हैं। जो हमारा वो पहला है दैट इज द एसिडिक ट्रीटमेंट ऑफ वूल फैट, दूसरा है हमारा जो एल्कलाइट ट्रीटमेंट ऑफ वूल फैट, तीसरा ऑप्शन है हमारा बोथ है और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बीज वैक्स के बारे में बात करते हैं तो इसको जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो जो हमारा वूल फैट होता है उसका हम लोग वहाँ पे एल्कलाइट ट्रीटमेंट करते हैं जिससे हम लोग बीज वैक्स को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, एल्कलाइट ट्रीटमेंट ऑफ द वूल फैट हमारा बीज वैक्स कहलाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, इनमें से कौन सा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ट्राइचुरेशन मेथड, दूसरा है फ्यूजन मेथड, तीसरा है केमिकल रिएक्शन मेथड और फोर्थ है हमारा द इमल्सिफिकेशन मेथड और अंतिम है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट के बारे में तो जो हमारा ट्राइचुरेशन मेथड है ये भी इसका मेथड होता है, जो हमारा होता है फ्यूजन मेथड ये भी हमारे ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने का मेथड होता है, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है और जो हमारा होता है इमल्सिफिकेशन ये भी हमारे ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ई, ऑल ऑफ द above। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज नोन एज ग्रीस लेस ऑइंटमेंट बेस, इनमें से कौन सा हमारा ग्रीस लेस ऑइंटमेंट बेस कहलाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ओलियोजीनस बेसिस, दूसरा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन बेसिस, तीसरा ऑप्शन है हमारा इमल्सन बेसिस और अंतिम ऑप्शन है वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो अगर हम ग्रीस लेस ऑइंटमेंट बेस के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, वाटर सॉल्युबल बेसिस। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन बेस इज सॉफ्ट एंड द मेडिकामेंट इज इनसॉल्युबल इन द बेस, विच मेथड इज यूज टू प्रिपेयर द ऑइंटमेंट, अगर जो हमारा बेस है वो सॉफ्ट है और जो हमारा है मेडिकामेंट वो हमारे बेस के अंदर इनसॉल्युबल है तो उस कंडीशन में हम किस मेथड को यूज़ करते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे ट्राइचुरेशन मेथड, दूसरा है फ्यूजन मेथड, तीसरा है केमिकल रिएक्शन मेथड और अंतिम है इमल्सिफिकेशन मेथड। तो अगर हमारा जो बेस है वो सॉफ्ट होता है और जो हमारी मेडिकामेंट है उस बेस के अंदर इंसॉल्युबल होती है तो वहाँ पे हम लोग ट्राइचुरेशन मेथड को यूज़ करते हैं अपने ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द ए, ट्राइचुरेशन मेथड। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पेस्ट आर, उसके बाद डैश है ग्रीसी देन द ऑइंटमेंट, जो हमारे पेस्ट होते हैं वो हमारे ऑइंटमेंट से किस तरह से ग्रीसी होते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे इक्वल ग्रीसी होते हैं, दूसरा ऑप्शन है लेस ग्रीसी होते हैं, तीसरा ऑप्शन है मोर ग्रीसी होते हैं और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम बात करते हैं पेस्ट और ऑइंटमेंट के बारे में तो जो हमारे पेस्ट होते हैं वो हमारे ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में कम ग्रीसी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, पेस्ट आर लेस ग्रीसी देन द ऑइंटमेंट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द बोल्टीमोर पेस्ट आर, जो हमारा बोल्टीमोर पेस्ट होता है वो क्या होता है? इनमें से ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कंपाउंड आयोडाइड पेंट, दूसरा है हमारा द कंपाउंड जिंक पेस्ट, तीसरा ऑप्शन है जिंक कोल तार पेस्ट और अंतिम ऑप्शन है कंपाउंड एल्युमिनियम पेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा बोल्टीमोर पेस्ट होता है वो हमारा कंपाउंड एल्युमिनियम पेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, कंपाउंड एल्युमिनियम पेस्ट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर टाइप ऑफ द पेस्ट, इनमें से कौन सा हमारे पेस्ट का टाइप होता है? ऑप्शंस हैं हमारे
फैटी पेस्ट, दूसरा ऑप्शन है एक्वस जेल पेस्ट, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोकोलाइड पेस्ट और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। जो हमारा होता है फैटी पेस्ट होता है, एक्वस जेल पेस्ट होता है, हाइड्रोकोलाइड पेस्ट होता है, ये हमारे पेस्ट के ही टाइप होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर टाइप ऑफ द क्रीम? इनमें से कौन सा हमारे क्रीम का टाइप होता है? ऑप्शंस हैं हमारे एक्वस क्रीम, जिसको हम लोग जो है ऑयल इन वाटर क्रीम भी कहते हैं, दूसरा है हमारा ऑयली क्रीम जो कि वाटर ऑयल क्रीम कहलाता है, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है नन। तो वो जैसा कि जिस तरह से मैंने एक तरह से क्वेश्चन को पढ़ा, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जो हमारे एक्वस क्रीम होते हैं वो भी हमारे क्रीम का टाइप है, ऑयली क्रीम भी हमारे क्रीम का टाइप होता है। एक्वस क्रीम को हम लोग ऑयल इन वाटर क्रीम कहते हैं और ऑयली क्रीम को वाटर इन ऑयल हम क्रीम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, बोथ ए एंड बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्रीम हैव सॉफ्टर कंसिस्टेंसी एंड हैव लाइट वेट इन कंपैरिजन टू द ऑइंटमेंट, हैव नो विजिबल एविडेंस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑन द स्किन। जो हमारे क्रीम होते हैं उनकी ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में सॉफ्टर जो है कंसिस्टेंसी होती है, लाइट वेट होता है, और जब हम इनको अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें कोई भी विजिबल उसका एविडेंस देखने को प्राप्त नहीं होता है। क्या ये सेंटेंस हमारा ट्रू है कि फॉल्स है? तो अगर हम बात करते हैं क्रीम के बारे में तो उस कंडीशन में ये जो हमारा सेंटेंस है ये ट्रू है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ब्लैंक आर डिफाइंड एज ए सेमी सॉलिड डिस्पर्सन सिस्टम कंटेनिंग द सस्पेंशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड इन ए सुइटेबल व्हीकल यूजिंग ए जेलिंग एजेंट। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारा। पहला ऑप्शन है क्रीम, दूसरा ऑप्शन है पेस्ट, तीसरा ऑप्शन है जेलीज और अंतिम ऑप्शन है ऑइंटमेंट। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारी डेफिनेशन है ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द सी, ये हमारे जेलीज की डेफिनेशन है। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वो जेलिंग एजेंट को यूज़ करते हैं और ये हमारा एक तरह का जो है डिस्पर्सन वो सिस्टम होता है, वो जिसमें जो हमारे होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे एक तरह से वो डिस्पर्स जो फेज होता है उसमें जो है सस्पेंडेड होते हैं। तो यहाँ पे हम जेलिंग एजेंट को यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ द सी, जेलीज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए जेलिंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द जेली? इनमें से वो कौन सा है जिसको हम लोग जेलिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं अपने जेलीज के फार्मूलेशन में? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है पैक्टिन, तीसरा ऑप्शन है जिलेटिन और अंतिम ऑप्शन है ऑल। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द जेलिंग एजेंट तो स्टार्च भी हमारा जेलिंग एजेंट होता है, पैक्टिन भी हमारा जेलिंग एजेंट होता है, जो हमारे जिलेटिन है वो भी हमारा जेलिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द डी, ऑल। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द जेल्स? तो जो हमारे होते हैं जेल्स होते हैं या जो हमारे वो जेलीज होती हैं उनका जो मेथड ऑफ इवेल्युएशन है वो इसमें से कौन सा है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला है हमारा द पीएच डिटर्मिनेशन, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेडेबिलिटी टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है टेस्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द इवेल्युएशन ऑफ द जेल्स तो उसमें हम लोग पीएच को भी डिटरमाइन करते हैं, जो हमारा स्प्रेडेबिलिटी होती है उसको भी हम वहाँ पे टेस्ट करते हैं और उसकी जो हमारी स्टेबिलिटी है उसकी भी टेस्टिंग हम वहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द डी, ऑल ऑफ द एबव। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो अगर आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।